ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल। देखिए यहां हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अगर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें जो खुद करंट प्रोड्यूस करती है, उसका खुद का अपना एक पोटेंशियल है। तो क्योंकि आप उसको सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल है उसे आप एक्सटर्नल पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब जैसे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये स्टडी करनी है हमें। तो जैसे हम देखते हैं, हमने देखा था जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए थे एंड दे वर कनेक्टेड विद अ वोल्ट मीटर से उनको कनेक्ट किया हुआ था एंड साथ में हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था। ठीक है, वी आल्सो स्टडीड दैट कि इसका जो पोटेंशियल होता है सेल का, जिसे हम सेल पोटेंशियल कह रहे हैं, तो अभी मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ई सेल, इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 1.10 वोल्ट, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ चेंज हियर, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक बैटरी वैसे लिख देते हैं, चलो हमने एक बैटरी लगा दी है यहाँ पर। तो ये बैटरी लगाने के बाद इस बैटरी का पोटेंशियल कितना भी हो सकता है, इसे मैं ई एक्स कह रहा हूँ, यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो अब यहाँ हमारे पास में इसको कनेक्ट करने के बाद तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है केस फर्स्ट, हो सकता है कि जो आपने बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है या जो बैटरी लगाई है, इसका पोटेंशियल जो है इट इज ग्रेटर देन ई सेल से ज्यादा है। और ई सेल आपको पता है कितना है, 1.10 वोल्ट है, यानी 1.10 वोल्ट से ये पोटेंशियल ज्यादा है। तो कोई बच्चा मुझे गैस करके बता सकता है बेटा कि इस यहाँ पर क्या होगा, कि what should be the consequence if we apply a external potential having greater potential than the cell। अगर इसका सेल से ज्यादा पोटेंशियल होगा तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा, क्योंकि एक्चुअली ये अब जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई किया है इसका पोटेंशियल हाई है, तो ये इस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका जस्ट अपोजिट होता है कि करंट सेल को मिलता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो जिंक से कॉपर की ओर हो रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और सिमिलरली करंट का फ्लो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी जो करंट है वो जिंक से कॉपर की ओर और इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर से जिंक की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर हमने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है वो ग्रेटर है तो। सेकंड केस जो आता है हमारा केस नंबर 2। सेकेंड केस में अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमने बाहर से बैटरी लगाई है, इसका पोटेंशियल जो है वो ई सेल के इक्वल है या फिर 1.10 वोल्ट के इक्वल है, तो इस केस में क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर हो गई है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ फ्लो नहीं करेगा, न बैटरी की तरफ न ही सेल की तरफ। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज करंट। तो इस केस में न तो करंट का फ्लो होगा और न ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये सेकंड केस हो गया। केस थर्ड, अगर थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं कि ई सेल जो है, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है इट इज लेस देन ई सेल, यानी सेल का जो पोटेंशियल है 1.10 वोल्ट, अगर वो ग्रेटर है और ई एक्सटर्नल जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये कि इसका पोटेंशियल ग्रेटर है तो ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसा पहले हो रहा था, जैसे हमने पढ़ा था जिंक से कॉपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जाएंगे एंड द करंट विल फ्लो इन द सेम वे एज इट वाज डूइंग। जैसा हो रहा था कि करंट जो था वो कॉपर से जिंक की ओर जा रहा था, तो सिमिलरली कॉपर से जिंक की ओर करंट का फ्लो होगा। हाँ सॉरी, यहाँ जेड एन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये तीन केसेस हैं। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर है सेल के, या एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर बराबर है तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो नहीं होगा। कम है तो जो हमारे पास सेल है उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है तो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो यानी रिवर्स कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, तो इट वाज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, इसको रफ कर रहा हूं मैं।
चलिए अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको समझते हैं हम क्या होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में आप एस एच ई भी कहते हैं और एन एच ई भी कहते हैं। जब हम एन एच ई कहते हैं तो इसका मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एस एच ई को कहते हैं तो यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर इसका डायग्राम देखें हम कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह का होगा, फिर इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं अपन। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना बेटा, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0.0 वोल्ट होता है और इसका यूज किया जाता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड whose इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका खुद का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज 0.0 वोल्ट। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड potential of another electrode connected with it। एक सेकंड, कनेक्टेड विद इट। हाँ क्या कह रहे थे बेटा, बोलिए। हाँ 0.0, हाँ वी वोल्ट, 0.0 वोल्ट। ठीक है, ये अभी अपन बताएंगे कैसे होता है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको ये समझें कि जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा है। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि इसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में आप दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, ये रेफर करता है उसको, तो इसलिए हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। और ये मैंने बताया कि इसकी इंपॉर्टेंट बात दूसरी कि इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, जो आपको ध्यान रखना है, ये काफी काम आएगा हमारे। और इसका यूज किया जाता है दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। लेकिन ये चीज भी हम अभी स्टडी करेंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे दूसरे का फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन पहले हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं होता कैसे है। देखिए जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एक्चुअली ये बना होता है एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब से। इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, जो उल्टी ग्लास ट्यूब है, इसको इस तरह से नीचे से ब्रॉड बनाया गया है और इसको आपने कंटेनर में डाल रखा है। ठीक है, इस कंटेनर में आपके पास में एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 1 MHCl। ठीक है, 1 MHCl यानी 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपने एक प्लेटिनम का वायर लगा रखा है। इस प्लेटिनम के वायर को आपने चारों तरफ से एक ग्लास से कवर किया हुआ है, ग्लास कवरिंग लगी हुई है इसके चारों तरफ, इस तरह से ये ग्लास कवरिंग लगी हुई है। और एंड पॉइंट जो है इसका, यहाँ पर इस प्लेटिनम वायर का एंड पॉइंट, यहाँ पर हमने एक प्लेटिनम फॉइल लगा रखी है। दिस इज प्लेटिनम फॉइल, ये हमारे पास में है प्लेटिनम फॉइल विद ब्लैक प्लेटिनम कोटिंग, इसमें एक ब्लैक प्लेटिनम का कोट लगा हुआ है और ये वायर आगे की तरफ हमने इसको इस तरह से आगे बढ़ा दिया है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है। एक चीज और है इसमें, एक एग्जिट करने के लिए गैस के लिए हम यहाँ पर एक अरेंजमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, इसका यूज आप एनोड की तरह भी कर सकते हैं और इसका यूज कैथोड की तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरह से काम आता है और दोनों ही फॉर्म में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट होता है।
अब ये वर्क कैसे करता है ये चीज हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एनोड, ये एनोड की तरह कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो एनोड का मतलब ये है कि एनोड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, आपने अभी देखा था ना उसमें जिंक कॉपर सेल में कि जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, उसको हमने एनोड कहा था। तो सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसको आप क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे कैसे होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस को H2 गैस को आप 1 एटीएम प्रेशर पर अंदर की तरफ भेजेंगे। ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस यहां से अंदर जाएगी, यहां से और जैसे ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी, तो हमें पता है सॉल्यूशन जो है इसमें वैसे तो ऑलरेडी H+Cl- आयंस अवेलेबल है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस जो अंदर गई है, H2 गैस यहाँ अंदर गई है, मैं इसको हाफ H2 ले लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेना है। तो यहाँ पर जब आप हाफ H2 लेते हो, तो ये जैसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है, इट चेंजेस इनटू H+ आयन, रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको कौन गेन कर लेगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी गेन बाय दिस प्लेटिनम फॉइल। ये प्लेटिनम फॉइल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एब्जॉर्ब हो गया है, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और कौन सी रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन इसी तरह से हो रहा है, यहां भी लिख देता हूं मैं, हाफ H2 आपने लिया और ये हाफ H2 H+ में कन्वर्ट हो गया है, रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिलहाल ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एनोड की तरह काम में आएगा अभी। ठीक है, तो यहां पर ये एनोड की तरह वर्क करेगा। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैंने इसको ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम दिया है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए दिया है क्योंकि यहां पर हमारे पास जो कंडीशंस है ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। आप देखो कंसंट्रेशन जो है वो 1m है, सॉल्यूशन की 1m HCl सॉल्यूशन लिया आपने। यहाँ पर प्रेशर को देखते हैं तो वो 1 atm है, जो आप इसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर रहे हैं वो 1 atm प्रेशर पर भेज रहे हैं। और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, वो मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में करा रहे हैं अपन, तो नॉर्मली जो अपन टेम्परेचर लेते हैं वो 298 या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। यस, बोलिए बेटा, बोलो। डायग्राम में जो बताया उसको एक बार वापस रिपीट कर दो। ओके, चलिए देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले तो मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। आप एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लेते हैं, एक उल्टी ग्लास ट्यूब लेते हैं विच इज ब्रॉड इन द बॉटम। ठीक है, बॉटम में थोड़ी ब्रॉड है वो, और उसको आपने डिप कर रखा है एक सॉल्यूशन में, दैट इज HCl सॉल्यूशन 1m कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन था जिसमें आपने ग्लास ट्यूब को डिप किया। इस ग्लास ट्यूब के बिल्कुल सेंटर में आपके पास एक प्लेटिनम वायर है। इस प्लेटिनम वायर के चारों तरफ एक ग्लास की कवरिंग है, यानी कांच से ढका हुआ है वो प्लेटिनम वायर जो है, उसको मैंने यहाँ बाहर भी एग्जिट करते हुए दिखा दिया है। उस प्लेटिनम वायर के एंड पॉइंट पर यहाँ पर एक फॉइल लगा रखी है मैंने, जिसे मैंने कहा प्लेटिनम फॉइल, जो ब्लैक प्लेटिनम कोटेड है। ठीक है, जिस पर ब्लैक प्लेटिनम की कोटिंग लगी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहां से एक अपन ने इनलेट बना रखा है जहां से आप हाइड्रोजन गैस को अंदर भेज सकते हैं। जब ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन गैस को अंदर फिल किया 1 atm प्रेशर पर, और ये हाइड्रोजन गैस अंदर जैसे ही आएगी तो नेचुरल है कि यहाँ अंदर सॉल्यूशन है HCl का, जैसे ही सॉल्यूशन की कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन गैस H+ में कन्वर्ट हो जाएगी, और H+ में कन्वर्ट होकर के ये एक्वस फॉर्म बना लेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज हो जाएंगे। अब हमें पता है कि H+ आयंस बेटा कभी भी गैसेस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये आपको एक्वस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल मिलते हैं। तो इसलिए जो H+ आयन बने हैं ये तो इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, पहले से HCl है यहाँ पर डिसॉल्व,
उसके अंदर ये H प्लस आयन भी डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा ये प्लेटिनम फॉइल, और ये प्लेटिनम फॉइल इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऊपर तक जाएगा और यहाँ से एग्जिट बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ में जिसको भी जोड़ूंगा उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएगा। ये हर्ष कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका रेज हैंड दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस अलग से भेजिए बेटा, मतलब इसमें अरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन गैस को फिल करने का। हाँ नहीं, ये तो एक्चुअली बेटा ये तो एक क्या रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, विच इज वेरी वेरी सिंपल डायग्राम। बट जो हमारे पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, इससे थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें कॉर्क भी लगी होती है, फिर आगे जो गैस जो है उसको फिल करने के लिए एक प्रेशर पंप भी लगा होता है ना। वो चीजें अपन यहाँ शो नहीं करते हम लोग, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है बिल्कुल सिंपलेस्ट डायग्राम है, हमने वो शो किया है इसमें, ठीक है ना। तो वो डोंट वरी, ये आगे मतलब प्रेशर वो पंप लगा होता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करने के लिए, ठीक। तो ये मैंने ध्यान रखना है, एनोड की तरह काम में लिया है इसको। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज कैथोड, इसका यूज हम कैथोड की तरह भी कर सकते हैं विद द सेम डायग्राम के साथ में, ठीक है। अब ये डायग्राम में काफी होच पोच हो गया, इसलिए मैं दोबारा इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको कैथोड की फॉर्म में ले रहा हूँ कि कैथोड की तरह कैसे वर्क करेगा। देखिए, अब हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, कैथोड की तरह कैसे वर्क करेगा। सेम डायग्राम बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ द सेम डायग्राम लाइक दिस, और नीचे से इसको ब्रॉड बनाया आपने, और वापस उस कंटेनर में इसको डिप कर दिया, एक प्लेटिनम फॉइल लगा दी, प्लेटिनम फॉइल के चारों तरफ आपने एक ग्लास की कवरिंग लगा दी है, ठीक है, नीचे आपने एक ब्लैक प्लेटिनम फॉइल लगा दी है, और यहाँ से एक वायर को थोड़ा आगे की तरफ निकाल दें आप, और इसके अंदर आप फिल कर दें क्या चीज, HCl का सॉल्यूशन। यहाँ मैंने HCl का सॉल्यूशन फिल कर दिया है, ठीक है। यही सेम डायग्राम अपन ने अभी बनाया था, वही डायग्राम है, और यहाँ से अरेंजमेंट कर देते हैं हम हाइड्रोजन गैस के अंदर आने या बाहर जाने के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि ये किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का। और हमें पता है कि कैथोड जो होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है, जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो दिस टाइम दिस इलेक्ट्रोड विल बी कनेक्टेड विद सच एन इलेक्ट्रोड व्हिच विल एक्ट एज एनोड, एंड दिस विल एक्ट एज कैथोड। ये कैथोड की तरह काम करेगा, और जिसके साथ ये जुड़ा होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। दैट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना, ये अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सपोज इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्योंकि कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन में मुझे पता है कि क्या है, H प्लस आयन पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि HCl का सॉल्यूशन है तो H प्लस और Cl माइनस आयन तो होंगे ही होंगे इसमें। तो मैंने क्या किया, H प्लस आयंस लिए। ये H प्लस आयन जो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके इट विल चेंज इनटू H2, हाफ H2 गैस। तो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये H2 गैस जो होती है ना बेटा, ध्यान रखना, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ये सॉल्युबल नहीं होगी। अब क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होगी, तो ये हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर आने की कोशिश करेगी सॉल्यूशन में से, यहां से। अब रास्ता इसको बस यही दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर आ जाएगी, H2 गैस, ठीक है। तो एक चीज देखिए हमने इसके अंदर, कि जो हमने पहले प्रोसेस देखा था उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस हुआ है। इसमें H प्लस आयन जो एक्वस फॉर्म में थे पहले से सॉल्यूशन में, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके और हाफ H2 गैस में वो कन्वर्ट हो गए हैं, और वो गैस बाहर निकल गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह यूज में लेता हूं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। जब इसको एनोड की तरह काम में लेता हूं तो इसका उल्टा होता है, ये हाइड्रोजन को लेता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है, एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, एक में रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर सकते हैं जिसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इससे ज्यादा हो, ताकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके। तो ये हो गया हमारे पास कैथोड की फॉर्म में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब समझना ये है, ऊपर दिस वन, अच्छा लैंग्वेज सुन लो, H प्लस आयन के ऊपर
H प्लस आयन के ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस लिखी है बेटा, H2 और गैस है। वेसल के अंदर दिस वन, ओके, यहाँ मैंने वही रिएक्शन लिखी है बेटा, जो ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है ना, ये सॉल्यूशन में जो रिएक्शन हो रही है वो लिखी है मैंने, H प्लस गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज चेंज इनटू हाफ H2 गैसियस फॉर्म में, और ये हाफ H2 यहाँ से निकल करके बाहर आ गया है। हाँ Cl माइनस है ये, ऊपर वो HCl था ना एक्चुअली, इसलिए लिखा मैंने। भाई सॉल्यूशन में हमारे पास H प्लस एंड Cl माइनस दो तरह के आयन्स है, तो उसमें से जो H प्लस आयन है वो तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cl एज इट इज रहेगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे, जो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताया है इसका यूज किस तरह से किया जाएगा, ये चीज और चेक कर लेते हैं अपन। देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब जैसा मैंने कहा था अभी आपको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से अपन जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज जाननी जरूरी है कि हमारे पास जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो है जिंक और दूसरा है हाइड्रोजन, तो इनका जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो देखो जिंक के लिए वैल्यू होती है Zn 2 प्लस Zn इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको अपन रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। और हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होती है E0 H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 इक्वल्स टू 0.0 वोल्ट। अब मुझे बताएं कि बेटा कौन सी वैल्यू ग्रेटर दिख रही है आपको दोनों में से, विच वन इज ग्रेटर। 0.0 वोल्ट ग्रेटर है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो वैल्यू ग्रेटर है ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और रिडक्शन पोटेंशियल को ये अपन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कह रहे हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है ना। ये तो हमें पता है उसका रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसका मतलब जब मैं दो इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करूंगा, जिंक को और हाइड्रोजन को, तो जिसका पॉज हो गई, ओके एक सेकेंड, ओके नाउ इट इज मूविंग और नॉट, ओके। सो मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, ओके ठीक है ना बेटा। अभी अटल बेटा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा दिखता है आज। चलो वैसे वैसे मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, है ना। तो एक बार देखते हैं अपन, फिर भी अगर ज्यादा पहुंचू तो आप बता देना। देखें अब सही आ रही है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो हमेशा कैथोड बनता है, तो इसको कैथोड की तरह यूज में लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ मैं कैथोड की तरह इसको बना देता हूँ। तो ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर फटाफट, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया है, ठीक है। और इसमें वही HCl फिल कर रखी है आपने, यहाँ पर कवरिंग लगा रखी है ग्लास कवरिंग, और इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, और यहाँ मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये मैं कैथोड की तरह यूज में ले रहा हूँ, ठीक है, शी एज कैथोड, कैथोड की तरह। अब इसके यहाँ मैं वोल्टमीटर से कनेक्ट करूंगा किसको, जिंक को। तो जिंक इलेक्ट्रोड में पहले इस तरह से जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, और इसको एक कंटेनर में लगा दिया है जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डिप किया हुआ है हमने। यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन हमने डाल रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक लगा दिया है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज में आप KCl KNO3 HCl कुछ भी मिला सकते हैं इनमें से। अब यहाँ हमें क्या करना है, जैसा मैंने कहा कि इसकी हेल्प से हम इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अभी तो मेरे सामने लिखा हुआ है ये, अभी तो मुझे पता है इतना है, लेकिन शुरू में साइंटिस्ट को नहीं पता था बेटा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो उन्होंने कैसे फाइंड किया ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद में अब फॉर्मूला जो होता है इसको फाइंड करने के लिए, दैट इज ई सेल, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड,
इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि अभी एक बार तो लिख देते हैं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू कैथोड की फॉर्म में हम यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में ले रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं ई नॉट H प्लस हाफ H2 और माइनस एनोड की तरह मैं काम में ले रहा हूं जिंक को, तो Zn2 प्लस Zn, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान रखना। अब समझ में हमें ये समझना है ध्यान से कि ये जो हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू है ना बेटा, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो हमें यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर V पर वैल्यू चेक करेंगे कि वोल्ट मीटर में वैल्यू क्या आ रही है। सो यू विल फाइंड दैट द वैल्यू विल बी पॉजिटिव 0 पॉइंट, वीडियो पॉज हो गई, एक सेकेंड, अब आ रही है बेटा, अब आ रही है वीडियो, ओके। तो आज थोड़ा सा क्या मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैंने भी डाटा ज्यादा खर्च कर दिया, तो लास्ट का कुछ थोड़ा डाटा बचा हुआ है इसलिए वो पॉज कर रहा है। स्टार्टिंग में तो स्पीड अच्छी होती है, हाँ, लेकिन अभी थोड़े दिन में बेटा 5G ले रहा हूँ मैं भी, हमारे यहाँ पर 5G आ गया, तब फिर इशू नहीं रहेगा, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। ओके, सो देखते हैं अपन इसे। तो मेरा कहने का मतलब, इनको कनेक्ट करने के बाद आप जो वोल्ट मीटर है ना, इस वोल्ट मीटर में रीडिंग चेक करेंगे और आप देखेंगे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है दैट इज 0.76 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है, फिर जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रीडिंग बिल्कुल कांस्टेंट होती है, जो अभी अपन ने इसकी डेफिनेशन से बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, फिर पॉज हो रहा है, दिख रहा है, ब्लड आ रहा है, ऐसा इश्यू क्यों आ रहा है, वैसे तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो हमारे पास वोल्टेज है दैट इज 0.0 वोल्ट। ठीक है, ये फिक्स होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 0.0 वोल्ट। और फिर उसके बाद में आ जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस Zn। ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है, Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास देखो क्या आता है, ई नॉट Zn2 प्लस Zn इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट आता है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास जो जिंक इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किया था, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव 0.76 वोल्ट है। ठीक है, जबकि हमारे पास वोल्ट मीटर में पॉजिटिव 0.76 वोल्ट हम यहाँ नोटिस कर रहे थे। इसको फॉर्मूले में रखने के बाद जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरह से हम, मैं ये तो बेटा एक्चुअली गिवन, ये इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये केवल ये चीज बताने के लिए है कि किस तरह से हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हमें इन दो में से, जैसे सिंपल सी बात है, ये आपके पास में कैथोड है और ये एनोड है, और हमें पता है कैथोड और एनोड का जो डिफरेंस होता है वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें मुझे कैथोड का पता है 0.0 वोल्ट है। अब नेचुरल है कि अगर डिफरेंस जो हमारा है उसको और इसको यूज में लूंगा तो फॉर्मूले से एनोड तो अपने आप आ ही जाएगा हमारे पास। तो यही इसका एक मैकेनिज्म है जिससे अपन क्या फाइंड करते हैं, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। जिसका भी फाइंड करना है उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ो, वोल्ट मीटर में रीडिंग चेक करो और रीडिंग को ई नॉट सेल की जगह रख दो, और कैलकुलेट करने पर आपके पास जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इसको केवल बस यही पर्पज है। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पर नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ, ये केवल ये मेथड बताने के लिए है कि किस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से आप अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। जैसे मैंने अभी जिंक का किया है, इसी तरह से अगर आपको कॉपर का फाइंड करना है, सपोज ये तो हमने जिंक के लिए कैलकुलेट किया है। अब जैसे हम फाइंड कर रहे हैं टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। तो देखिए इस बार
पहले वापस चेक कर ले हम कि हमारे पास में जैसे जो हाइड्रोजन है E नॉट H प्लस हाफ H2 इक्वल्स टू 0.0 वोल्ट, ये तो हमारे पास है हाइड्रोजन। और कॉपर के लिए जो वैल्यू होती है अभी हमें पता है Cu2 प्लस Cu इक्वल्स टू पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसको देख के हम बता सकते हैं फिलहाल कि हमारे पास में कैथोड कौन कैथोड की तरह वर्क करेगा। एक्चुअली जो कॉपर है वो पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है या ग्रेटर होता है उसी का रिडक्शन होता है, तो इसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड की तरह काम में आएगा। ठीक है, अब इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो नेचुरल है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसकी तरह काम में आएगा, एनोड की तरह। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह काम में लेना है। इस तरह से देखिए, लाइक दिस, ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दिया है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने इसको HCl में डिप कर दिया है और यहां से हमने इसमें प्लेटिनम फॉइल लगा करके ग्लास कवरिंग लगा दी है और उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया है वोल्टमीटर से। और अगेन अब यहाँ हम कॉपर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड को एक कंटेनर में डिप कर देते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने डाल रखा है। दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब वापस हम देखें तो सेम वही है कि अब मैंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो यहां तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और यहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस पर जो होने वाली रिएक्शन है वो कैसी होगी, इस पर होने वाली रिएक्शन इस तरह से होगी, H2 half H2 gives H plus ion in aqueous form and release one electron। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ यहां जाएगा। अब यहां सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास Cu2 प्लस आयन है, तो ये Cu2 प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, Cu में। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये वर्क कर रहा है कैथोड की तरह और ये वर्क कर रहा है एनोड की तरह। ठीक है, और अब अगर हम फार्मूला लगाते हैं, जैसे फार्मूला अगर मैं लिखता हूं यहां पर E नॉट सेल इक्वल्स टू E कैथोड और E एनोड, तो कैथोड मैंने यहां पर कॉपर लिया है तो Cu2 प्लस Cu और माइनस E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2, ठीक है, हाफ H2। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करता हूं तो हाँ बोलो क्या है, हाँ Cu, हाँ इसमें भी आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि ये नॉट लगाना जरूरी है कि जब भी आप कंसंट्रेशन 1m और प्रेशर 180 एम प्रेशर लेते हैं तो उस समय आप स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू अपन चेक करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू आप कहां से चेक करेंगे, वोल्ट मीटर से। तो आप देखेंगे वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, इस रीडिंग को आप यहां रख देंगे 0.34 वोल्ट इक्वल्स टू कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये हमें पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं E नॉट Cu2 प्लस Cu और माइनस इसका हमें पता है 0.0 वोल्ट है। तो अब अगर मैं E नॉट फाइंड करता हूं, E नॉट Cu2 प्लस Cu, तो वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने कॉपर जो इलेक्ट्रोड है जो कैथोड की तरह काम में आ रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फाइंड कर लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। तो यहाँ कुल मिलाकर के पर्पस, हाँ इसमें नहीं बेटा हमेशा वो जरूरी नहीं है ना भाई, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसका हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसमें नहीं होगा। वहां पर तो अपन सॉल्व कर रहे थे तो चेंज हो रहा था और यहाँ नहीं हो रहा है तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर कॉपर का तो पॉजिटिव ही होता है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव में आ रहा है अपने पास में, और जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। यस, हाँ सॉल्ट ब्रिज लगा सकते हैं, वो थोड़ा स्पेस रखने के लिए मैंने नहीं लगाया, बाकी सॉल्ट ब्रिज लगा करके आप इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम नहीं पूछा जाता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, तो वो अपन ये इक्वेशन लिख करके बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मेन जो इसका डायग्राम है वो तो कॉपर जिंक जो हमारा सेल है
उसकी वर्किंग, उसका फंक्शन आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसमें आपको ये मेथड पता होना चाहिए किस तरह से आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से दूसरे कनेक्टेड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसको रफ कर रहा हूं। अब एक चीज और देखनी है कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किया हुआ है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन देखा था कल हमने, तो एक बार इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन के साथ और देख लेते हैं। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं एक बार आपको याद दिला दूं, सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा था इस तरह से शो करते हैं, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं और उसके बाद साइड में हम दोनों तरफ साइड में बाहर की तरफ हम लोग क्या करते थे, मेटल आयन लिखते थे सॉलिड फॉर्म में। इसका भी मेटल एनोड का मेटल आयन इधर पर, यहाँ एनोड लिखते थे हम। ठीक है, और यहाँ पर हम कैथोड लिखते थे और अंदर की तरफ हम आयन लिखते थे, Mn+ आयन लिखते थे। यहाँ इसके Mn+ आयन लिखते थे एक्वस फॉर्म में। अब क्योंकि हम यहाँ पर सपोज बात कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, आवाज आ रही है बेटा? ओके ओके ठीक है। तो देखिए अब जैसे हम बात कर रहे हैं एक बार, हमने जो सबसे पहले देखा था जिसमें हमने जिंक को और कॉपर को दोनों को कनेक्ट किया था, तो एक सॉरी कॉपर को और उसको हाइड्रोजन को, वो दो ले रहे हैं अपन। तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आपको ध्यान है कि एक तरफ तो मैंने बनाया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ड्रॉ किया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया था कॉपर वाले से, थोड़ा रफली बना रहा हूं मैं, टाइम कम लगे इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इसको एनोड माना, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और इसको मैंने कैथोड माना था। ठीक है, रफली है। तो अब मुझे क्या करना है कि एनोड की फॉर्म में मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया था, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो मुझे इधर लिखना होता है। ठीक है, जो एनोड की तरह काम करता है। तो अब हमें बताएं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर सॉलिड तो क्या था, केवल प्लेटिनम वायर ही था। अच्छा, नहीं अभी अपन कॉपर वाले के साथ बात कर रहे हैं, कॉपर 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 के साथ। ठीक है ना, कॉपर के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर वाले में कॉपर को कैथोड माना था हमने और हाइड्रोजन को एनोड माना था। ठीक है, तो एनोड साइड में जो हाइड्रोजन था उसका पहले तो आप प्लेटिनम वायर लिखेंगे। ठीक है ना, जो प्लेटिनम वायर है वो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन हमें पता है प्लेटिनम वायर जो है वो इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है इसमें, तो हाइड्रोजन गैस लिखेंगे आप और साथ में ये भी लिखेंगे 1 atm प्रेशर पर है ये हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 atm प्रेशर में इसके अंदर अपन भेजते हैं या इसमें से बाहर आती है। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोजन वाला पार्ट हो गया। फिर सॉल्यूशन में जो आयंस है वो कौन सी है हमारे पास, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे H+ आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे और उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, एक्वस होगा वैसे तो, लेकिन कंसंट्रेशन होगी 1m। ठीक है, तो ये आपके पास एनोड पार्ट हो गया पूरा। हाइड्रोजन का जो एनोड पार्ट है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेटिनम वायर, फिर हाइड्रोजन गैस 1 atm पर, और उसके बाद जो कंसंट्रेशन है इसके अंदर वो 1m कंसंट्रेशन H+ आयन। और कैथोड जो हमें यहाँ दिख रहा है कैथोड कॉपर है, तो कॉपर को तो हम लिख ही सकते हैं, आउटसाइड में तो हम लिखेंगे Cu सॉलिड फॉर्म में, और अंदर की तरफ हम लिखेंगे Cu2+ आयन एक्वस फॉर्म में, और जिसकी कंसंट्रेशन होगी 1m। ठीक है, कंसंट्रेशन 1m इसलिए लिखी है क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें पता है कंसंट्रेशन कितनी रखते हैं हम, 1m रखते हैं। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, जब हम कैथोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एनोड को यूज में लेते हैं, ठीक है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखिए अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, सॉरी जिंक वाले की, तो जिंक वाले में हमने देखा था जिंक को हम एनोड बना रहे थे, जैसे स्मॉल डायग्राम बना देते हैं हम। ये हमारे पास जिंक था और ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था। ठीक है, और इसको आपने डिप कर रखा है इसमें
और यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो हमने इसको एनोड कहा है और इसको हमने कैथोड कहा है। ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो बीच में दो लाइंस बना देते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए। सॉल्ट ब्रिज के बाद क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास में एनोड है जिंक, तो जिंक का जो सॉलिड पार्ट है उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर जो जिंक के आयन है Zn2+ आयन उसे आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये तो एनोड वाला पार्ट हो गया, क्योंकि एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। फिर आ जाए कैथोड पार्ट पर। तो कैथोड पार्ट क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो आपको इसमें प्लेटिनम भी लिखना पड़ेगा। तो प्लेटिनम जैसा हमने कहा बाहर बाहर जो सॉलिड है उसे लिखना है सॉलिड प्लेटिनम। और फिर प्लेटिनम जो है उसके अलावा आप देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस भी अंदर आती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसके लिए आप क्या लिखेंगे H2। ठीक है, 1 atm प्रेशर पर H2 एट 1 atm प्रेशर 1 atm। और उसके बाद अंदर जो सॉल्यूशन है आपके पास यहाँ पर इसमें वो सॉल्यूशन है H+ आयन और Cl- आयन का। तो यहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन लिखते हैं एक्वस फॉर्म में 1m। ये भी 1m है, हाइड्रोजन ये जिंक भी, ये भी 1m हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? ठीक है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर आपको प्लेटिनम का भी यूज करना है। यहाँ थोड़ी सी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, प्लेटिनम यूज में नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखना है प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस, फिर H+ आयन, फिर डबल बार जो है ये आपके लिए सॉल्ट ब्रिज के लिए आ जाएगा, और उसके बाद आयन और फिर सॉलिड जो जिंक है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा अब इसमें ना थोड़ा एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उनकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी से रिलेटेड कैसे आते हैं क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज कैलकुलेट, इसको फाइंड कर सकते हैं आप साथ के साथ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ऑफ Ni/Ni2+ इलेक्ट्रोड when the E0 cell of, और आपको दिया गया है द सेल का एक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज निकल सॉलिड, देन Ni2+ 1m concentration, and then salt bridge Cu2+ aqueous concentration is 1m again, and then Cu solid। ठीक है, और आपको यहां पर दे रखा है इज 0.59 and E0 cell, sorry E0 Cu2+ Cu is plus 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है निकल का। तो उसको अपन यूं शो करते हैं E0 Ni2+ Ni। ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपके पास में, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो गिवन आपके पास में है E0 Cu2+ Cu, ये गिवन है आपके पास 0.34 वोल्ट, और एक आपके पास में ई सेल भी गिवन है, ई सेल भी गिवन है दैट इज 0.59 वोल्ट। इनकी हेल्प से आपको फाइंड करना है निकल। फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। आंसर आ भी गया होगा आई थिंक कुछ बच्चों का। तो कितना आया बेटा? बिल्कुल -0.25 आ रहा है, सही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो हमने इस तरह फाइंड कर लिया ई नॉट सेल
इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। और अब हमें पता है कि यहाँ पर ई नॉट सेल, अब एक ये चीज समझना जरूरी है कि आपको कैथोड और एनोड पहचान में आना चाहिए कि जैसे वैसे तो हमने बता दिया कि आप जब लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ये हमेशा एनोड होता है और राइट साइड में आपके पास कैथोड होता है, तो इसका मतलब निकल जो है यहाँ पर एनोड की फॉर्म में और कॉपर कैथोड की फॉर्म में। तो कैथोड में मैं कैथोड वाला लिखूंगा Cu2 प्लस Cu है नॉट, और यहाँ एनोड में लिखूंगा मैं ई नॉट Ni2 प्लस Ni, और फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास 0.59 इक्वल्स टू कॉपर के लिए वैल्यू है हमारे पास 0.34 माइनस, और ये आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ ही जाएगा यहाँ पर। तो ई नॉट Ni2 प्लस Ni will be equals to 0.59 minus 0.34, और सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 0.25 नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा ना, सॉरी हाँ साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आएगा इधर, इधर पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में माइनस में 0.25 वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। कहां पर है क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, ये बता सकते हैं अपन आराम से। एक्चुअली देखो यहाँ अपन ने जो फाइंड किया है ना Ni2 प्लस Ni फाइंड कर लिया, बिल्कुल इसका मतलब ये क्या है अपने पास में, ये आ गया हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है तो साइन को चेंज कर दो अब। तो यहाँ आ जाएगा ई एन आई और Ni2 प्लस इक्वल्स टू अपोजिट हो जाएगा प्लस में 0.25 वोल्ट, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ध्यान रखना इसमें आप ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रखते हैं, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला केवल रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। चले आगे। तो ये अपना हो गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो एक काम करूंगा, वैसे आज शाम तक बेटा एक वर्कशीट आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं है, और सिंपल क्वेश्चंस होंगे, तो उसको कंप्लीट कर लेना और फिर कल अपन देखते हैं आगे। हाँ बेटा इसके नोट्स मेरे पास है बिल्कुल। आ, आज अभी तो थोड़ा अंधेरा हो गया, कल मॉर्निंग के अंदर ना, क्योंकि जब रोशनी ज्यादा होती है तो उसकी पीडीएफ बनाने में अच्छा वो आता है, शाम को अगर ढंग से बने तो शाम को सेंड कर दूंगा, नहीं तो मॉर्निंग के अंदर इनके नोट्स पूरे चैप्टर के सेंड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। और वैसे वो नोट्स की क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? नोट्स, हाँ रक्षाबंधन के दिन तो फिर बेटा क्लास हाँ नहीं लेंगे, आप भी सेलिब्रेट करोगे हम भी सेलिब्रेट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे होगी क्लास, है ना, ठीक है। तो कल तो क्लास है, कल तो क्लास लेंगे अपन, संडे को फिर मान लो कहीं देखते हैं, कल डिसाइड कर लेंगे अपन, है ना, संडे को थोड़ा काम वाम रहता है। ठीक है चलो फिर ऐसा कर लेंगे, तो कल कल अपन बात कर लेंगे फिर टाइम क्या रखना है अपन को, ऐसा टाइम रख लेंगे ना, क्योंकि अब सब घर से क्लास लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, अगर अपन और टाइम भी करते हैं ना, जैसे थोड़ा अर्ली या लेट भी करते हैं तो आप क्लास अटेंड कर सकते हो, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा लेट नहीं करेंगे, लेट में क्या होता है डाटा खत्म हो जाता है फोन का सबका, तो थोड़ा जल्दी हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।